नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज समाचार में। मैं हूं आपके साथ दीपाली नंदा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। खतरे में जी एंटरटेनमेंट और सोनी पिक्चर्स के विलय की डील। ब्लूमबर्ग के मुताबिक सोनी वापस ले सकती है डील। पुनीत गोयनका की लीडरशिप पर फंसा मामला। हफ्ते के पहले दिन बाजार में बिकवाली। सेंसेक्स 670 अंक और निफ्टी 200 अंक गिरकर बंद। एफएमसीजी, मेटल, बैंकिंग शेयरों में बिकवाली। फार्मा, आईटी, ऑटो पर दबाव। दिसंबर में भी इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में भारी निवेश जारी। नवंबर के मुकाबले 9.5% का उछाल। स्मॉल कैप फंड्स में जोरदार निवेश जारी। रिकॉर्ड ऊंचाई पर एसआईपी। इंडस्ट्री का एयूएम 50 लाख करोड़ के पार। बॉयकॉट कैंपेन के बीच झुकी मालदीव्स की सरकार। प्रधानमंत्री मोदी पर टिप्पणी करने वाले तीनों डिप्टी मिनिस्टर सस्पेंड। डैमेज कंट्रोल में जुटी प्रेसिडेंट मुइज़्ज़ू की सरकार। बिल्किस बानो के मुजरिम फिर से जाएंगे जेल। सजा माफी को सुप्रीम कोर्ट ने किया रद्द। कहा, गुजरात सरकार को माफी देने का हक नहीं क्योंकि महाराष्ट्र में चला था मुकदमा। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में ओपेनहाइमर का जलवा। बेस्ट फिल्म डायरेक्टर समेत 5 पुरस्कार जीते। बारबी को मिला बॉक्स ऑफिस अचीवमेंट अवार्ड। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जो कि है जी एंटरटेनमेंट और सोनी पिक्चर्स की डील से जुड़ी हुई। जी एंटरटेनमेंट और सोनी पिक्चर्स के डील जो है वो खतरे में पड़ती हुई नजर आ रही है। न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग के मुताबिक सोनी $1000 करोड़ की मर्जर डील वापस ले सकती है। पूरी खबर जानने के लिए चलते हैं यतिन के पास। यतिन, क्या है पूरी खबर? ब्लूमबर्ग के हवाले से एक बड़ी खबर ये आ रही है इस समय के जो जी और सोनी के मर्जर की ट्रांजैक्शन है वो शायद सोनी की तरफ से कॉल ऑफ होती हुई दिखाई पड़े। जो ये $10 बिलियन का मेगा मर्जर है, बहुत दिनों से यहाँ आपको दिखाई दे रहा है अप्स एंड डाउन्स। पहले एनसीएलटी में मामला फंसा हुआ था, उसके बाद सेबी ने एक रूलिंग दे दी जी के प्रमोटर्स के अगेंस्ट क्योंकि उन्होंने पैसा साइफन किया था, ऐसे एलिगेशन थे सेबी के ऑर्डर में। और उसके बाद जो ये टाइमलाइन एक्सटेंशन की बात है, यहाँ जी ये चाहता था कि सोनी जो है मर्जर की डेट्स को थोड़ा एक्सटेंड कर दे। अब जो ताज़ा खबरें आ रही हैं ब्लूमबर्ग के हवाले से वो ये इंडिकेट कर रही हैं कि अब ये पुनीत गोयनका की एग्जीक्यूटिव पावर्स और एग्जीक्यूटिव पोजीशन को लेके अनबन हो चुकी है। सोनी ये चाहता है कि क्योंकि सेबी का मामला ऑलरेडी पुनीत गोयनका के खिलाफ है तो वो बोर्ड का हिस्सा ना बने या उसके बदले और कोई जी आदमी नॉमिनेट कर दे जिसके कारण ये डील आगे बढ़ सके। और सोनी की बात करें तो ऑलरेडी ये जो दिसंबर एंड में टाइमलाइन थी वो एक्सटेंड करने की रिक्वेस्ट जी ने सोनी को भेजी थी, जिसका फैसला अभी तक सोनी के बोर्ड ने नहीं किया। और अब एग्जैक्टली ब्लूमबर्ग के हवाले से ये खबर आ रही है कि सोनी कॉर्पोरेशन मर्जर पैक कॉल ऑफ कर सकता है इंडिया बिजनेस का जी के साथ, क्योंकि यहाँ जो डीले है और जो टाइमलाइंस की जो चेंजेस हुई हैं वो शायद बोर्ड को एक्सेप्टेबल नहीं है और शायद ये ट्रांजैक्शन कॉल ऑफ हो सकता है। ऑब्वियसली जी और सोनी ने दोनों ने ही इस ट्रांजैक्शन पे टिप्पणी नहीं दी है। और जो ब्लूमबर्ग है इसके हवाले से ये भी खबर आ रही है कि नेगोशिएशंस अभी भी अंडरवे हैं, लेकिन मेजॉरिटी बोर्ड मेंबर्स या बोर्ड का ये कहना है सोनी के कि शायद ये ट्रांजैक्शन को अब अल्प विराम देना चाहिए। अगर डील कैंसिल होती है तो ऑब्वियसली ये जी के शेयर होल्डर्स के लिए एक बड़ा झटका होगा, क्योंकि बहुत दिनों से मर्जर और री रेटिंग की बातें ब्रोकरेज कर रही हैं और ये अगर मर्जर नहीं होता तो कैपिटल इन्फ्यूजन भी नहीं होगा और बहुत टाइम तक ये ट्रांजैक्शन ना होने के कारण शायद एक झटका जी के शेयर होल्डर्स को लग सकता है। चलिए, शुक्रिया यतिन इस पूरी डिटेल्स के लिए। और अब आगे बात करते हैं बाजार की। आज हफ्ते के पहले दिन बाजार में जोरदार बिकवाली रही। सेंसेक्स 671 अंक गिरकर 71,355 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 198 अंक गिरकर 21,513 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा बिकवाली एफएमसीजी, मेटल, बैंकिंग शेयरों में रही। वहीं फार्मा, आईटी, ऑटो शेयरों पर दबाव देखा गया। आइए अब मार्केट का हाल समझते हैं सुमित से। सुमित, किन सेक्टर्स और शेयर्स में सबसे ज्यादा एक्शन आज दिखाई दिया? कुछ बढ़ने वाले शेयरों की अगर बात किया तो अदानी पोर्ट आज इंडेक्स के टॉप गेनर्स में शुमार था। हालांकि तेजी बहुत नहीं थी, लेकिन 1-1.5% के आसपास की बढ़त यहाँ थी। ओएनजीसी करीब 0.5% ऊपर, एचसीएल टेक करीब 1% ऊपर, एनटीपीसी करीब 0.5% के आसपास की बढ़त देखने को मिली। गिरने वाले शेयरों में यूपीएल न्यूज फ्लोज के बीच में 3.5% नीचे, एसबीआई लाइव 2.5% नीचे, एसबीआई करीब 2.5% नीचे और डीवी स्लैब 2% की बिकवाली यहाँ आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप में कैप्री ग्लोबल करीब 13% ऊपर, जेबीएम ऑटो 11% ऊपर, आलोक इंडस्ट्रीज और जिलेट दोनों में करीब 10% के आसपास की बाइंग। मिड कैप में गिरने वाले
शेयरों में सन फार्मा एडवांस 5.5% नीचे, कोचिन शिपयार्ड 5% नीचे, हिंदुस्तान कॉपर 5.5% नीचे और कैस्ट्रॉल 4% की बिकवाली रही। आज पीएसयू बैंकिंग में प्रेशर था, तो आज प्रेशर में रहा बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक और केनरा बैंक। करीब 2.5 से लेकर 5% तक की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। ओके सुमित, थैंक यू सो मच इस पूरी जानकारी के लिए। अब बढ़ते हैं आगे। म्यूचुअल फंड में धमाकेदार निवेश जारी है। दिसंबर में भी निवेशकों की पहली पसंद बना है म्यूचुअल फंड। कैसा रहा है आंकड़ा बताने के लिए हमारे साथ यतिन मोता एक बार फिर से हैं। यतिन, ये बताएं कि ये जो ट्रेंड दिखाई दे रहा है ये किस तरह का है? का डेटा कहें तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से म्यूचुअल फंड्स में निवेश बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इनफैक्ट दिसंबर के म्यूचुअल फंड आंकड़ों की बात करें तो म्यूचुअल फंड का AUM 50 लाख करोड़ के ऊपर हो गया है, नंबर 1। और अगर हम इक्विटी फंड्स की बात करें तो लगभग 10% का इजाफा आपको होता हुआ दिखाई पड़ा है इनफ्लोज में। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो रिटेल निवेशक हैं, म्यूचुअल फंड निवेशक हैं, इन्होंने स्मॉल और मिड कैप फंड्स को ज़्यादा तवज्जो दिया है वर्सेस लार्ज कैप फंड, जहां नेट हमने आउटफ्लोज देखे हैं। और अगर हम मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स की बात करें तो यहां मिला के लगभग 5,000 करोड़ रुपए का ताजा निवेश आता हुआ दिखाई पड़ा है। SIP भी रिकॉर्ड लेवल्स पे लगभग 17,600 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जैसे कि मैंने कहा, जो AUM है वो 50 लाख करोड़ के ऊपर है। अगर हम इक्विटी फंड्स की बात करें तो 17,000 करोड़ रुपए का फ्रेश इनफ्लो यहां देखने को मिला है। लार्ज कैप फंड में लगभग 280 करोड़ रुपए का रिडेम्पशन और मिड कैप एंड स्मॉल कैप फंड में कुल मिला के 5,000 करोड़ प्लस का इन्वेस्टमेंट आता हुआ दिखाई पड़ा है। और SIP भी लगभग 17,000 करोड़ के आंकड़े के पार आती हुई आपको दिखाई पड़ती है। तो काफी अच्छा महीना दिसंबर का म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए और इंडस्ट्री के लिए भी। शुक्रिया यतिन इस पूरी डिटेल्स के लिए। और अब बढ़ते हैं आगे। और SBI की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें कहा गया है कि पिछले 10 साल में लोगों की आमदनी बढ़ गई है। इसमें बताया गया है कि अमीर और गरीब के बीच की खाई अब कम हो रही है। रिपोर्ट में और कुछ क्या है खास, ये जानने के लिए अब सीधा चलते हैं हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण जी, इस रिपोर्ट में क्या कुछ खास बातें कही गई हैं? देखिए, ये रिपोर्ट कई मायने में काफी महत्वपूर्ण है। अब तक हम लोग ये सुना करते थे कि अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं। तो इस कहावत को एक तरह से, इस धारणा को झुठलाया गया इस रिपोर्ट में, और झुठलाया गया है तथ्यों के आधार पर। पिछले 10 साल के इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों की संख्या का विश्लेषण किया गया है और ये बताया गया कि दरअसल जो आर्थिक असमानता थी, आर्थिक असमानता घटी है। और रिपोर्ट तैयार किया है इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। इस रिसर्च रिपोर्ट में कहा गया है कि 2014 से लेकर 2023 तक जो आर्थिक असमानता थी, जो आमदनी में खाई थी गरीब अमीरी के बीच में, वो खाई काफी हद तक कम हुई है। और इसमें एक गिनी कोएफिशिएंट पैमाना होता है जो आमतौर पे आर्थिक असमानता मापने का पैमाना होता है, पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है। उस पैमाने के हिसाब से बताया गया है कि 2014 में जहां ये 0.472 थी, वो अब 2022 में घट करके सिर्फ 402 हो गया है, 0.402 हो गया है। और आने वाले दिनों में आर्थिक असमानता और कम होगी। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों की संख्या के आधार पर यह बताया गया है कि लोगों की कुल आमदनी भी काफी बढ़ी है। 5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक की सालाना आमदनी वाले लोगों की संख्या 295% बढ़ी है। 10 लाख रुपए से 25 लाख रुपए तक की सालाना आमदनी वालों की संख्या 291% बढ़ी है। 2014 में जहां 100 करोड़ से ज्यादा कमाने वाले लोगों की संख्या सिर्फ 23 थी, वो बढ़ करके 136 हो गई है। जो लोग पहले बाइक खरीदते थे वो अब कार खरीदने लगे हैं। कार का ग्रोथ रेट ज्यादा है बाइक के मुकाबले। इस तरह से रिपोर्ट साफ बताता है कि पिछले 10 साल में आमदनी का पैटर्न बदला है और जो गरीब थे वो और गरीब होने की बजाय अमीर हुए हैं। आमदनी लोगों की साल दर साल बढ़ती गई है। तो चलिए, शुक्रिया लक्ष्मण जी इस पूरी रिपोर्ट की हाइलाइट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। अब बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री मोदी और भारत पर मालदीव्स के 3 मंत्रियों की तरफ से आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला बड़ा होता जा रहा है। आज भारत में मालदीव के हाई कमिश्नर को विदेश मंत्रालय की तरफ से तलब किया गया। दूसरी तरफ मामला सामने आने के बाद मालदीव्स ने अपने तीनों मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया है। इन मंत्रियों में मालशा शरीफ, मरियम शियोना और अब्दुल्ला महजूम माजिद शामिल है। मंत्री मरियम शियोना ने सोशल मीडिया पोस्ट में पीएम मोदी के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। वहीं नेता जाहिद रमीज ने लिखा था कि भारत सर्विस के मामले में हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। मरियम यूथ एम्पावरमेंट, इंफॉर्मेशन एंड आर्ट की डिप्टी मिनिस्टर थी। मालदीव के नेताओं की गुस्ताखी पर भारत में तीखी प्रतिक्रिया भी देखने को मिली है। मालदीव से मोहभंग
लक्षद्वीप में टूरिज्म को मिलेगा बढ़ावा। लक्षद्वीप में क्या है खास, आज शाम कंज्यूमर अड्डा पर इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा, शाम 5:57 पर। बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के फैसले को गलत ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दोषियों की रिहाई के लिए गुजरात सरकार सक्षम नहीं है। सभी 11 दोषियों को 2 हफ्ते के अंदर सरेंडर करना होगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता असीम मनचंदा। तो असीम, बताइए कि बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। साल 2002 में गुजरात दंगों के दौरान बिल्किस बानो का रेप हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इस केस का ट्रायल राज्य से बाहर शिफ्ट किया गया था। महाराष्ट्र में इसका ट्रायल हुआ। महाराष्ट्र कोर्ट ने इनको दोषी पाया था और इनको दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी। लेकिन 2022 में गुजरात सरकार ने पॉलिसी के तहत इन 11 दोषियों को रिहा करने का फैसला किया था। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर में इसकी सारी सुनवाई की और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इनका ट्रायल महाराष्ट्र में हुआ है, जो सजा है वो महाराष्ट्र में ही सुनाई गई है और इस तरह से महाराष्ट्र सरकार के पास इनकी सजा को माफ करने का अधिकार है। गुजरात सरकार के पास इनकी सजा को माफ करने का कोई भी अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि गुजरात सरकार ने इनको रिहा करने के लिए सारे नियमों को ताक पर रख दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने इन 11 दोषियों को 2 हफ्ते के अंदर सरेंडर करने के निर्देश दिए। शुक्रिया असीम इस पूरी जानकारी के लिए। और अब इस पूरे मामले पर जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हैं वो भी सामने आने लगी हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर एक्स पर पोस्ट लिखा है और राहुल ने पोस्ट में ये लिखा है कि चुनावी फायदे के लिए न्याय की हत्या की प्रवृत्ति लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरनाक है। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने एक बार फिर देश को बता दिया कि अपराधियों का संरक्षक कौन है। बिल्किस बानो का अथक संघर्ष अहंकारी भाजपा सरकार के विरुद्ध न्याय की जीत का प्रतीक है। अब बढ़ते हैं अगली खबर पर। विपक्षी पार्टियों के इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत का दौर चल रहा है। इस दौर में आज कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सीटों को लेकर बातचीत हुई। कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक के घर पर हुई इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद मुकुल वासनिक ने कहा कि अच्छे माहौल में दोनों दलों ने नेताओं के साथ बातचीत की, जल्द ही अगली बैठक होगी। बैठक के बाद कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक ने कहा कि सभी सीटों पर बारीकी से चर्चा की गई है। इंडिया गठबंधन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच कोई मतभेद नहीं है। किन किन सीटों पर कैसे कैसे आने वाले लोकसभा चुनाव में लड़ा जाएगा उस पर विस्तार से चर्चा हुई। चर्चा आगे में चलेगी और कुछ ही दिनों के बाद हम फिर मिलने का हमने फैसला किया है, जहां पर अंतिम रूप हमारी सीट शेयरिंग के संदर्भ में करने का प्रयास किया जाएगा। तो इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर कहां फंसा है पेच, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा, शाम 7:57 पर। सरकार ने सिम कार्ड लेने के लिए नियम सख्त कर दिए, लेकिन इसके बाद भी साइबर ठगों ने इसका तौर तरीका बदल लिया है। अब वो ई सिम एप्लीकेशन के जरिए फ्रॉड करने में लग गए हैं। सरकार ने 2 सिम एप्लीकेशन को बंद करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन आपके लिए ये जानना जरूरी है कि आखिर ये फ्रॉड होता कैसे है, और इसे समझाने के लिए देखिए असीम मनचंदा की ये रिपोर्ट। साइबर अपराध को रोकने के लिए सरकार ने सिम कार्ड हासिल करने पर काफी सख्ती कर दी है, लेकिन साइबर ठग अब इसके लिए ई सिम का सहारा ले रहे हैं। ई सिम के लिए आपको किसी ऑपरेटर के पास सिम कार्ड लेने की जाने की जरूरत नहीं है, ना ही उसकी कोई वेरिफिकेशन होती है। आप कुछ ऐप का इस्तेमाल करते हुए आसानी से ई सिम को जनरेट कर सकते हैं। सरकार ने भी इसके ऊपर सख्ती करने की शुरुआत कर दी है। सरकार ने 2 ऐप एरोला और सोला फ्लाई को भारत में बैन करने के निर्देश दिए हैं। गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर को निर्देश दिए कि आप इनको अपने यहाँ से हटा दें, लेकिन अभी भी कई सारे ऐप्स अभी भी प्ले स्टोर के अंदर उपलब्ध है, ऐप स्टोर के अंदर उपलब्ध है, जो कि आपको ई सिम जनरेट करने की सुविधा देते हैं। आप आसानी से इसके जरिए एक ई सिम को जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद आप डेटा और SMS का प्लान अपना एक्टिवेट करके अपने काम करने की शुरुआत
कर सकते हैं। साइबर ठग इसी का सहारा ले रहे हैं क्योंकि इसमें किसी भी तरह की वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं होती और उनको ट्रैक कर पाना काफी मुश्किल होता है और इसीलिए साइबर ठग आसानी से बच निकलते हैं। लेकिन सरकार ने अब इनके ऊपर एक्शन करने की शुरुआत कर दी है। 2 ऐप्स को ब्लॉक किया जा चुका है और बाकी कई ऐप्स सरकार के निशाने पर है जिनके ऊपर सरकार जल्दी एक्शन ले लेगी। तो सरकार की पूरी कोशिश है कि साइबर अपराध के ऊपर रोक लगाई जाए। असीम मनचंदा, CNBC आवाज। अमेरिका के लॉस वेगस में साल का सबसे बड़ा कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो शुरू हो चुका है। पहले दिन होंडा ने पेश की है इलेक्ट्रिक मोटो कॉम्पैक्टर। देखते हैं पर्यावरण को शुद्ध रखने वाले इस ऑल इलेक्ट्रिक स्कूटर के खास फीचर्स। CES के दौरान एक इंटरेस्टिंग व्हीकल इनफैक्ट डिस्प्ले पर जो हमने देखा वो है होंडा मोटो कॉम्पैक्टो। कुछ ही हफ्ते 1-2 महीने पहले ही इनफैक्ट लॉन्च हुआ है। एक कॉम्पैक्ट एंड फन टेक है ऑन ई स्कूटर्स। ना मोटो कॉम्पैक्टो जो है वो रीडिफाइन करता है अफोर्डेबल ऑल इलेक्ट्रिक पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन को। काफी स्लीक और सिंपल डिजाइन है और इनफैक्ट मुझे ये जो व्हाइट कलर है काफी ज्यादा पसंद आया। अल्ट्रा कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर है, फोल्डेबल डिजाइन है और मैक्सिमम स्पीड जो है वो 15 mph तक सपोर्ट करता है। जीरो ट्रांसमिशन रेंज जो है इसकी 12 माइल्स की है। नाउ हर एक मोटो कॉम्पैक्टो एक स्टैंडर्ड कॉम्पैक्ट चार्जर के साथ आता है जिसे आप बिल्कुल अंदर यहां पर स्टोर कर सकते हैं। इसकी कीमत है $995, ऑलमोस्ट एक सूटकेस की तरह इनफैक्ट ये लगता है। 41 पाउंड जो है इसका वजन है। अभी इसे अनफोल्ड करने के बाद ये जो अंदर की जगह है इसमें आप कई सारी चीजों को स्टोर कर सकते हैं, जैसे आपका फोन हो गया, लैपटॉप हो गया, कोई भी कॉम्पैक्ट चीज जिसे आप अपने साथ ले जाना चाहते हैं। यू कैन टेक इट विथ यू ऑन दिस पर्टिकुलर डिवाइस। बट क्लोज करने से पहले, मतलब कॉम्पैक्ट इस डिवाइस को करने से पहले उससे आपको बाहर निकालना पड़ेगा। अभी ये जो मोटो कॉम्पैक्टो है वो 265 पाउंड्स तक वजन सपोर्ट करता है, तो ज्यादातर लोग इनफैक्ट इसे आसानी से राइड कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से वर्चुअली बातचीत की। पीएम मोदी ने कहा कि 2 दिन पहले ही विकसित भारत संकल्प यात्रा के 50 दिन पूरे हुए हैं। इतने कम समय में इस यात्रा से 11 करोड़ लोगों का जुड़ना अपने आप में अभूतपूर्व है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान 2 करोड़ से ज्यादा गरीबों के स्वास्थ्य की जांच हुई। इसी दौरान 1 करोड़ लोगों की टीबी की बीमारी भी ठीक हुई है और साथ ही साथ उसकी जांच भी की गई है। 22 लाख लोगों की सिकल सेल एनीमिया की जांच हुई है। पीएम ने कहा कि इस यात्रा का मकसद समाज में अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचना है ताकि सरकारी योजनाओं से उसे जोड़ा जा सके। विकसित भारत संकल्प यात्रा सिर्फ सरकार की नहीं बल्कि देश की यात्रा बन चुकी है, सपनों की यात्रा बन चुकी है, संकल्पों की यात्रा बन चुकी है, भरोसे की यात्रा बन चुकी है। और इसलिए तो उसे मोदी की गारंटी वाली गाड़ी बड़े भाव से आज देश का हर क्षेत्र, हर परिवार अपने बेहतर भविष्य की उम्मीद के रूप में ये गारंटी वाली गाड़ी देख रहा है। चलिए अब बात करते हैं वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट की, जिसमें अब सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं। ऐसे में आयोजन स्थल पर तैयारियों का जायजा खुद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने लिया। 4 साल बाद होने वाले वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में सुरक्षा के इंतजाम का भी जायजा मुख्यमंत्री की तरफ से लिया गया। आयोजन स्थल महात्मा मंदिर में क्या कुछ रहा खास, ये बता रहे हैं हमारे संवाददाता केतन जोशी। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का काउंटडाउन शुरू हो गया है और अभी खुद गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ पर मायना करने के लिए आए हैं और यहाँ पर जो मुख्य समारोह आयोजित होने वाला है, यहाँ किस तरह की तैयारी होगी इसको लेकर यहाँ वरिष्ठ अधिकारी के साथ चर्चा चल रही है। मैं डायस का इस बार थोड़ा नजारा दिखाऊं। देखिए थोड़ा चेंज हो गया है डिजाइन में। शायद ऐसा होगा कि डायस पर कम ही मेहमान रहेंगे, लेकिन ज्यादातर मेहमान है वो नीचे ही बैठेंगे।
तो जितने भी पार्टनर कंट्रीज है उनके लोगोज इस तरह से लगाए गए हैं और पूरा ये पहली झलक है CNBC आवास के ऊपर इस तरह का जो स्टेज सजाया गया है। यहाँ 10 तारीख को सुबह 9:30 बजे के बाद उद्घाटन समारोह होगा और देश और दुनिया के कई सारे दिग्गज जो MNCs है, जो कैप्टन ऑफ द इंडस्ट्री है, वो भी यहाँ आने वाले हैं और इस तरह से ही पूरा जो गुजरात का ग्रोथ है इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से वो दिखाया गया है। साथ ही साथ भारत अब किन किन नए सेक्टर में पदार्पण करने वाला है उसको लेकर भी यहाँ पर फिल्म दिखाई जाएगी। 4 साल के अंतराल के बाद ये समिट हो रहा है, तो ये समिट अपने आप में खास बन जाएगा। केतन जोशी, महात्मा मंदिर, गांधीनगर। तो वाइब्रेंट गुजरात का जो आयोजन स्थल है महात्मा मंदिर, उसका जायजा हमारे संवाददाता केतन जोशी ने लिया और अब साथ ही साथ केतन ये भी बता रहे हैं कि इस मौके के लिए अहमदाबाद और गांधीनगर को किस तरह से दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। आप जहां नजर डालेंगे वहां पर आपको दिवाली जैसा माहौल दिखेगा। कैसी सजावट हुई है अहमदाबाद और गांधीनगर में, उसका जायजा लिया हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के चलते अहमदाबाद एयरपोर्ट से लेकर गांधीनगर तक अनोखी तरीके से सजावट की गई है। आपको जगह जगह इसी तरह का सुशोभन देखने को मिलेगा। ये देखिए, ये दीवार है लेकिन दीवार के ऊपर भी गुजरात की संस्कृति को यहाँ पर दर्शाया गया है। गुजरात की जो परंपरा है उसको भी बताया गया है। दुनिया के 125 देशों से अलग अलग बिजनेस डेलीगेशन आएंगे। कई सारे देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी आने वाले हैं। अब देखिए, अगर किसी को साइकिलिंग करनी है तो वो भी तैयारियां इस तरह से की गई है और साइकिल के ऊपर सिंबल भी लगा है वाइब्रेंट गुजरात 2024, यानी कि अगर कोई मेहमान को सुबह सुबह साइकिलिंग करनी है तो वो भी नजारा यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। होटल लीला जो कि ठीक मेरे सामने है वो एक सेंटर पॉइंट रहने वाला है। अभी अभी गुजरात के मुख्यमंत्री वहां से रिव्यू मीटिंग लेकर गए हैं क्योंकि सबसे करीब कोई 5 स्टार होटल है तो महात्मा मंदिर से ये होटल लीला है। तो हम कह सकते हैं कि दुल्हन की तरह सजाया गया है और रात को आप अहमदाबाद या तो गांधीनगर में गुजरेंगे तो वो नज़ारा दिवाली से कम नहीं होगा। आखिरकार 4 साल के बाद इतना बड़ा इवेंट आने वाला है और वाइब्रेंट गुजरात समिट के बाद सिर्फ निवेश गुजरात में ही नहीं लेकिन भारत के कई सारे राज्यों में आने वाला है और जिस सेक्टर में अभी तक निवेश नहीं आया है उसमें भी बहुत बड़ी मात्रा में पैसा आएगा, ऐसी उम्मीद है। केतन जोशी, गांधीनगर। तो वाकई ही दुल्हन की तरह सजता हुआ दिखाई दे रहा है अहमदाबाद और गांधीनगर शहर। बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। और अब आने वाले बजट के लिए खासतौर पर हमारी सोशल मीडिया की पेशकश बजट ब्राउजर पर आप देख सकते हैं आने वाले बजट से जुड़े स्पेशल कंटेंट, जो जरूर विजिट कीजिएगा बजट ब्राउजर आवाज सोशल मीडिया पर।